गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे कक्षा प्रबंधन का सामान्य सिद्धांत या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम। इसके अतिरिक्त हम विशिष्ट कक्षा प्रबंधन के सिद्धांत भी पढ़ेंगे और कक्षा प्रबंधन के आयाम भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कक्षा प्रबंधन के सामान्य आयाम। जो कक्षा प्रबंधन है या क्लासरूम मैनेजमेंट है, उसके कुछ सामान्य प्रिंसिपल हैं जिसको कि जानना हमको ज़रूरी है। सबसे पहला उसमें है, जब विद्यार्थी कक्षा के नियमों को अच्छी तरह से समझ ले और उन्हें स्वीकार कर ले, तब वो उनका अनुसरण करने लगेगा। जो कक्षा के नियम हैं, क्लास के नियम, क्लास के बहुत सारे नियम होते हैं कि समय से पहले आ जाइए, ठीक है, समय के बाद जाइए, और इसके अलावा टीचर आने पर खड़े हो जाइए। बहुत सारे नियम होते हैं क्लासरूम के, आप लोग उसको जानते हैं, बचपन से आप लोग जानते हैं, बचपन से ही देख रहे हैं, उसमें अनुकूलित हो गए हैं। तो बच्चों को जब इन नियमों का पता चल जाए कि कौन कौन से नियम हैं, तथा बच्चे उसे एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। नियम थोपे नहीं जाना चाहिए। यदि नियम आप थोप रहे हैं, बच्चा उसको स्वीकार नहीं करेगा कभी, और जब बच्चा स्वीकार नहीं करेगा तब समस्याएं आएंगी। इसलिए सबसे पहले है कि बच्चा नियम को जाने, नियम को जानने के बाद फिर उसको वह स्वीकार करे, ठीक है, और स्वीकार करने के बाद फिर तभी कुछ उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। फिर दूसरा इसमें है, कक्षा प्रबंधन में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए, उस केवल नियंत्रण पर ही मत बल दिया जाए। कक्षा में मतलब क्लासरूम में या वर्ग में इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ उसके ऊपर नियंत्रण ही ना स्थापित किया जाए, बल्कि उसे प्रोडक्टिव कार्यों या प्रोडक्टिव वर्क की ओर उसको प्रेरित किया जाए, उससे प्रोडक्टिव वर्क कराए जाए, मतलब उत्पादक कार्य कराए जाए। और यदि उससे उत्पादक कार्य कराए जाएंगे तो वह समस्या ही नहीं उत्पन्न होगी। बच्चा अपने काम में लगा रहेगा और अपने काम में लगा रहेगा तो समस्या पैदा नहीं करेगा। उसका अधिकांश से अधिकांश समय, उसका अधिक से अधिक समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय उसको प्रोडक्टिव वर्क में इंगेज करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का ध्यान इधर उधर न जाए। जो तीसरी चीज़ है वो ये है, विद्यार्थियों में न केवल बाह्य नियंत्रण बल्कि विद्यार्थियों में आंतरिक नियंत्रण पर भी जोर देना चाहिए। मतलब एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल या इंटरनल कंट्रोल पर बल होना चाहिए, क्योंकि जो बाह्य नियंत्रण है वो उतना कारगर नहीं होता है जितना कि आंतरिक नियंत्रण। बाह्य नियंत्रण कारगर नहीं होता, आंतरिक नियंत्रण ज़्यादा कारगर होता है। और बच्चा जब सेल्फ कंट्रोल करता है या सेल्फ डिसिप्लिन रहता है तो वह ज़्यादा उसमें कारगर होता है। तो इस पर अधिक बल नहीं देना चाहिए जो मतलब बाह्य कंट्रोल है, बल्कि आंतरिक कंट्रोल पर उस पर बल देना चाहिए। और जो चौथा है, यदि विद्यार्थियों को उनकी रुचियों तथा योग्यताओं के अनुसार लगाया जाए। यदि विद्यार्थी को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से और उसकी एबिलिटी के हिसाब से काम दिए जाएं, मतलब जो उसका सिलेबस है, जो उसका जो मेथड है पढ़ाई का बच्चे का, वह अगर उसकी एबिलिटी के हिसाब से और उसकी रुचि के हिसाब से या इंटरेस्ट के हिसाब से यदि उसको अपने काम में एंगेज किया जाए तो अनुशासनहीनता की समस्या कम आएगी, इनडिसिप्लिन की समस्या कम आएगी या एकदम आएगी ही नहीं। लेकिन हमें मानते हैं कि एकदम तो नहीं खत्म होगा, कुछ न कुछ रहता ही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अनुशासन को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उसके बाद है पांचवा, इसमें मतलब पांचवा मतलब नया जो ये है, पांचवा ही नया जो टॉपिक है, कक्षा प्रबंधन में विशिष्ट अधिनियम। अब जो विशिष्ट अधिनियम है या विशिष्ट नियम है वे क्या है? स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, नई मतलब बातें हैं जो स्पेशल हैं, तो सामान्य नहीं है। देखिए, अनावश्यक नियम नहीं बनाना चाहिए क्लासरूम के लिए, अनावश्यक नियम नहीं बनाना चाहिए। नियम तभी बनाए जाने चाहिए जब उनकी ज़रूरत हो। रियल में नियमों की जब ज़रूरत हो तभी नियमों को बनाया जाना चाहिए। और ये जो नियम हो ये स्पष्ट हो, ये दिग्भ्रमित करने वाले ना हो, ये कंफ्यूजन पैदा करने वाले ना हो। यदि कंफ्यूजन करने वाले होंगे, अस्पष्ट नियम होंगे, तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप कुछ आदेश देंगे, वो कुछ करेगा, फिर वो आप फिर हल्ला मचाएंगे और कहेंगे बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है।
तो जो नियम है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए और नियम बनाते समय बच्चों की सहमति ली जानी चाहिए, क्योंकि आज देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में यही लोकतंत्र का प्रशिक्षण है कि इसमें जो भी काम हम करते हैं सभी की सहमति लेते हैं, हम जबरदस्ती किसी काम को लागू नहीं कर सकते हैं। तो जो भी नियम बनाए जाए वो स्पष्ट बनाए जाए तथा नंबर दूसरा, उन नियमों के अपवाद कम से कम हो, उन नियमों के अपवाद ना हो, मतलब विलंब तथा अवरोध ना हो, अपवाद नहीं होना चाहिए नियमों के। अगर नियमों के अपवाद होंगे तब समस्या आएगी, या जो नियम है वो तार्किक दृष्टि से अगर सही नहीं है, लॉजिकल व्यू से अगर वो ठीक नहीं है, तो फिर नियम को प्रतिपादित नहीं करना चाहिए। जो तीसरा है, व्यवस्थित पाठ तथा स्वतंत्र क्रियाकलापों का नियोजन। क्लासरूम में व्यवस्थित पाठ मतलब जो टीचिंग होना चाहिए वो प्लान्ड होना चाहिए, टीचिंग प्लान होना चाहिए। पहले से ही टीचर तैयार करके आए, उसका प्लानिंग करके आए और तब क्लासरूम में वो पढ़ाए। तथा इन जो क्रियाएं हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाओं में अधिक से अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए बच्चे को। बच्चे के हमेशा पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए, ये करो वो करो। उसको एक बार आप निर्देश दे दीजिए, निर्देश देने के बाद उसको आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए अपने काम को करने के लिए। जहाँ समस्या आएगी फिर आप उसकी मदद करिए, लेकिन यदि पीछे रहेंगे तो बच्चा कभी भी स्वतंत्र चिंतन नहीं कर पाएगा। वो स्वतंत्र चिंतन या मौलिक चिंतन या जो रिफ्लेक्टिव जो थिंकिंग है वह नहीं कर पाएगा, और फिर बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए टीचर पर ही निर्भर रहेगा। विद्यार्थियों का अगला है, विद्यार्थियों को उत्तरदायित्व महसूस करने दें। मतलब किसी भी काम को, जिस काम को आप दें उसका उत्तरदायित्व या अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बच्चों को महसूस करने दें। जब काम न हो पाए तब उनसे प्रश्न करना चाहिए काम क्यों नहीं हुआ, और पहले ही बीच में ही टोका टोकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार टोक रहे हैं बच्चे को तो उसके कॉन्फिडेंस पे गलत असर पड़ेगा और बच्चा कार्य करने में असफल हो जाएगा। जो इंडिकेशन है, जो रीइंफोर्समेंट है तथा जो प्रॉपर बिहेवियर है उनका प्रयोग करना चाहिए। सही संकेतों का प्रयोग करना चाहिए, रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि बच्चा कोई अच्छा काम किया, थोड़ा भी किया लेकिन काम नहीं पूरा कर पाया, लेकिन उसको प्रोत्साहित करिए, उसको एनकरेज करिए। ये नहीं कि थोड़ा काम बिगड़ गया तो उसको डांटने लगिए, ये ठीक नहीं है। उसको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। और अगला जो है वो ये है कि जितने भी नियम बनाए जाते हैं वो सभी नियम पूरी तरह से कभी पालन नहीं किए जा सकते, इसलिए उस पर रिजिड नहीं होना चाहिए कि ये नियम क्यों नहीं पालन हुआ। थोड़ा छूट मिलना चाहिए, परिस्थितियों के हिसाब से नियमों में संशोधन भी होना चाहिए तथा अच्छा करने पर बच्चों को पुरस्कृत भी करना चाहिए। उनको पुरस्कृत करिए जिससे कि आगे बढ़ सके और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, उनके अंदर जो है अच्छी भावना आए। अब हम अगली बार जो अगला बात करेंगे वो है कक्षा प्रबंधन के आयाम, अप्रोचेज ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। अप्रोचेज ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट या कक्षा प्रबंधन के आयाम। कक्षा को बिहार झारखंड में वर्ग भी कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कक्षा में अगर मैं कर रहा हूँ तो क्लास सीधे है, ठीक है। अप्रोचेज ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, तो क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु मुख्य आयाम निम्नलिखित हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख आयाम है, सबसे पहला आयाम है और सबसे ज़्यादा मशहूर आयाम भी है, वह है हर्बर्ट आयाम या हर्बर्टियन अप्रोच। जो हर्बर्टियन अप्रोच है वो बहुत पुराना है, ठीक है, वो बहुत ही पुराना है। और उसमें जो दूसरा आयाम है वह है मूल्यांकन आयाम या इवैल्यूएशन अप्रोच। इसको बीएस ब्लूम ने दिया था। बीएस ब्लूम का नाम सुने होंगे। बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन आयाम या शिक्षण, बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन आयाम दिया, या इसको बोलते हैं कि इवैल्यूएशन अप्रोच, जो कि बीएस ब्लूम द्वारा प्रतिपादित किया गया। तीसरा है शिक्षण अधिगम की व्यवस्था, मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग। मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था, इस आयाम को आई.के. डेविस ने दिया। इस आयाम को आई.के. डेविस ने दिया। तीसरे को, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम की व्यवस्था, मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग, इसको आई.के. डेविस ने दिया। जो चौथा है शिक्षण संगठन या स्मृति समझने एवं अनुक्रिया स्तर, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग बोलते हैं। शिक्षण संगठन, इसको ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग आयाम या ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग अप्रोच बोलते हैं। और जो अगला है, मतलब पांचवा है, वह है
शिक्षा का प्रतिमान आयाम, शिक्षा का प्रतिमान आयाम या मॉडलर, ऐसा मॉडलर जो शिक्षा का प्रतिमान है, ठीक है, या मॉडलर है शिक्षा का। और जो अगला है छठवां, कक्षा शिक्षण की क्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग, ऑपरेशन ऑफ क्लासरूम टीचिंग। अब इनमें से हम हर्बर्टियन, सबसे पहले हर्बर्टियन आयाम की बात करेंगे। हर्बर्टियन आयाम बहुत ही प्राचीन है, वो बहुत दिन से चला आ रहा है, ठीक है, और बहुत दिन तक चलता रहा, लेकिन आज इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है क्योंकि ये उतना साइंटिफिक नहीं है। इस आयाम में कुल 5 स्टेप हैं, इस आयाम में कुल 5 स्टेप हैं और ये 5 स्टेप हैं: प्रस्तुतिकरण, तैयारी, तुलना, विश्लेषण, संश्लेषण तथा सामान्यीकरण। फिर से एक बार सुनिए, इसके 5 आयाम हैं। पहला है प्रस्तुतिकरण, दूसरा है तैयारी, तीसरा है तुलना, चौथा है विश्लेषण संश्लेषण मतलब कि सिंथेसिस एनालिसिस, और जो चौथा है पांचवा जो है वो सामान्यीकरण है, जनरलाइजेशन है। इस प्रकार इसके कुल 5 स्टेप हैं, 5 चरण है। इसका प्रयोग आज भी क्लासरूम में टीचर करते हैं। इसमें कक्षा प्रबंधन की समस्त क्रियाकलापों का प्रबंधन नियंत्रण अध्यापक द्वारा किया जाता है। मतलब ये टीचर सेंटर्ड है, ये टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है, इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता है। आज इसको स्मृति स्तर पर या मेमोरी स्तर पर इसको स्वीकार किया जाता है और इससे अच्छे जो अप्रोचेज हैं वे आ गए हैं। इसमें जो टीचर होता है वो एक तरह से मतलब वही सब नियंत्रण करता है, उसी के हाथ में रहता है, और जो स्टूडेंट होते हैं वे सिर्फ मात्र उदासीन या न्यूट्रल श्रोता रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे स्तर का नहीं माना गया है। धन्यवाद, आज इतना ही।